नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश खरे एयरमैन आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल धर्म संकट पर। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं महाकुंभ 2025 पर वायरल हो रहे उन वीडियोस की जो हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं। इनमें से कई वीडियो महाकुंभ की व्यवस्थाओं और सुविधाओं पर सवाल उठाते हुए उसके नकारात्मक पहलू दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वीडियो वास्तव में पूरी सच्चाई दिखाते हैं या यह केवल एक पक्ष की सोच है। यह कहना गलत नहीं होगा कि हर दृश्य को देखने का नजरिया हर इंसान का अलग होता है। जैसा कि कहा जाता है, आधा भरा गिलास देखने वाले इसे आधा भरा कहते हैं, जबकि आधा खाली गिलास देखने वाले इसे आधा खाली। यह केवल हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम चीजों को किस नजरिए से देखते हैं। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि इसमें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई को जानने का मौका मिलेगा। मैंने इसे आपके लिए काफी रिसर्च और चर्चा के बाद तैयार किया है ताकि आप इन वायरल वीडियो की हकीकत जान सकें। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि मुझे निराश न करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी तरह महाकुंभ जैसे भव्य आयोजन को देखने और परखने का नजरिया भी अलग अलग हो सकता है। कोई इसकी भव्यता और धार्मिक महत्व को सराहता है, तो कोई केवल व्यवस्थाओं में कमियां ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन सच्चाई को समझने के लिए यह जरूरी है कि हम चीजों को गहराई से परखें और सही संदर्भ में देखें। ध्यान देने योग्य यह है कि इस मेले में विदेशी श्रद्धालुओं की भी एक बड़ी संख्या शामिल है। इस एपिसोड में हम सरकार की भूमिका और सभी आगंतुकों के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित अनुभव सुनिश्चित करने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। साथ ही कुछ वायरल मीडिया कथनों में उत्पन्न गलतफहमियों और चुनौतियों का विश्लेषण करेंगे। आपको बता दूं कि यह एपिसोड मैं आपके लिए गहन शोध और कई साथियों से चर्चा के बाद लेकर आया हूं। इस एपिसोड की स्क्रिप्ट तैयार करने में मुझे आज लगभग 12 घंटे का समय लगा। मैंने आज सुबह 9 बजे से काम शुरू किया और अब रात 9 बजे जाकर यह पूरा हो रहा है। इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है कि मेरी मेहनत को एक्नॉलेज करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही कृपया इसे केवल YouTube पर देखें, क्योंकि किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने से यह व्यूज में नहीं गिना जाएगा। इसके अलावा आपसे मेरा निवेदन है कि सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले 1.5 साल से मैं लगातार गंभीर मुद्दों पर वीडियो बनाता आ रहा हूं, जिनका सीधा संबंध आपसे और हमारे समाज से होता है। मेरा यही अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब करके मेरी मेहनत को सराहें। अब मैं विशेष रूप से युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं कि आप में से कई लोग इन वायरल वीडियोस को देखकर महाकुंभ और हमारे हिंदू धर्म के प्रति गलत धारणा बना लेते हैं। मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इन वायरल वीडियोस के पीछे छिपी सच्चाई और सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखाऊंगा। तो आइए इस विश्लेषणात्मक यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इन वायरल वीडियोस में कितनी सच्चाई है और कितना भ्रम। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं अपने नानी जी के महाकुंभ में 30 साल तक के उनके कल्पवास अनुभव साझा करूंगा। मेरी नानी जी 30 साल तक प्रत्येक साल कुंभ मेले में 1 महीने के लिए कल्पवास के लिए न्यूनतम सुविधाओं के साथ जाया करती थीं। उनके इन अनुभवों से आप कुंभ और उसकी व्यवस्थाओं की प्रासंगिकता को और बेहतर समझ पाएंगे। आपका सहयोग और समर्थन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपने में से अधिकांश ने महाकुंभ 2025 पर कई वायरल वीडियो देखे होंगे, जिनमें से ज्यादातर वीडियो कुंभ में सुविधाओं की कमी या व्यवस्थाओं में गड़बड़ी को ही दिखाते हैं। इस वीडियो में मैं उन वायरल वीडियोस का विश्लेषण करूंगा और आपको समझाऊंगा कि उनमें क्या गलत जानकारी या भ्रांतियां दी जा रही हैं। अंत में जब मैं अपनी नानी जी के कुंभ मेले में 30 साल तक हर साल कल्पवास के अनुभव साझा करूंगा, तो आप सभी कुंभ के कल्पवास की प्रासंगिकता को अच्छे से समझ पाएंगे और इस महाकुंभ में गंगा नदी में संगम स्नान की महत्ता को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। साथ ही जो लोग कुंभ में सुविधाओं की कमी को लेकर शिकायत कर रहे हैं, उन्हें भी इस वीडियो से स्पष्टता मिलेगी। तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। महाकुंभ और जनता की समस्याएं, मेरी राय। एक महिला का खुले में सोने का मामला, एसडी संगम न्यूज। हरियाणा की महिला के रात में खुले आसमान के नीचे सोने की खबर वायरल हो रही है। मेरी टिप्पणी, महाकुंभ एक त्याग और साधना का पर्व है। अगर ऐसी परिस्थितियां आती भी हैं, तो इसे सहन करना महाकुंभ की परंपरा का हिस्सा हो सकता है। हालांकि सरकार को बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था और मजबूत करनी चाहिए ताकि दूरदराज से आए लोग आरामदायक अनुभव ले सकें। 2 उत्तर प्रदेश पुलिस से रास्ता पूछने पर सही जानकारी न मिलना, मनीष सिंह राजपूत। महिला ने कहा कि यूपी पुलिस ने सही दिशा निर्देश नहीं दिए। महिला का कहना है कि सरकार को विशेष रूप से हरियाणा के निवासियों और दूरदराज से आने वाले लोगों के लिए छांव और विश्राम की व्यवस्था करनी चाहिए थी। तीर्थयात्रियों को खुले आसमान के नीचे या असुविधाजनक परिस्थितियों में रहना पड़ता है, जो कि उनके लिए अत्यंत कष्टदायक है। महिला श्रद्धालु से खाने पीने की सुविधाओं के बारे में पूछा तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वहां कोई भी व्यवस्था नहीं है। यह स्थिति उन लोगों के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण है जो अपने साथ भोजन या आवश्यक सामग्री लेकर नहीं आए हैं। मेरी टिप्पणी, महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें से एक बड़ी समस्या है रास्तों की सही जानकारी का अभाव। कई श्रद्धालुओं ने शिकायत की है कि जब उन्होंने यूपी पुलिस से रास्ता पूछा तो पुलिसकर्मियों ने यह कहकर मदद करने में असमर्थता जताई कि वे आज ही ड्यूटी पर आए हैं और उन्हें रास्तों की सही जानकारी नहीं है। यह स्थिति न केवल श्रद्धालुओं के लिए परेशानी का कारण बनती है, बल्कि कुंभ मेले की समग्र व्यवस्था पर भी सवाल उठाती है। सरकार से निवेदन, ऐसे मामलों से बचने और श्रद्धालुओं की यात्रा को आसान बनाने के लिए सरकार से यह अनुरोध है कि एक यात्रा से पहले उचित दिशानिर्देश गाइडलाइंस जारी किए जाएं। सोशल मीडिया, टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से दूर दूर के निवासियों तक स्पष्ट दिशानिर्देश पहुंचाए जाएं। 2 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया जाए और मेले का नक्शा उपलब्ध कराया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी पुलिसकर्मियों को मेले के रास्तों और महत्वपूर्ण स्थलों की जानकारी हो ताकि श्रद्धालुओं की सहायता की जा सके। 3 खाने पीने और आराम की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। विशेष रूप से हरियाणा और अन्य दूरदराज के इलाकों से आने वाले लोगों के लिए महाकुंभ जैसे आयोजन में हर श्रद्धालु का अनुभव सकारात्मक होना चाहिए और इसके लिए आवश्यक है कि सरकार और प्रशासन मिलकर इन समस्याओं का समाधान करें। 3 परिवहन सुविधा का अभाव, अटकीदीप 188 लोगों को 30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। मेरी टिप्पणी, यह सही है कि परिवहन सुविधा महाकुंभ क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। कुंभ मेले की सच्ची भावना और लोगों की गलतफहमी। कुछ लोग शायद यह सोचते हैं कि कुंभ मेला एक साधारण गांव देहात का मेला है, जहां आप अपनी गाड़ी लेकर मेला स्थल के बिल्कुल पास तक पहुंच सकते हैं। यह उनकी गलतफहमी है।
उन्हें यह समझना चाहिए कि कुंभ मेला विलासिता, लक्ष्युरी या आमजन की सभी सुख सुविधाओं के लिए नहीं होता। कुंभ मेला त्याग, साधना और आध्यात्मिक शुद्धि का पर्व है। यह ऐसा आयोजन है जहां आपको अपनी सुविधाओं और आराम को त्याग कर अपने भीतर की आध्यात्मिक यात्रा पर निकलना होता है। कुंभ स्नान की परंपरा उन्हीं के लिए है जो तपस्या, साधना और त्याग को समझते हैं। अगर कोई यह अपेक्षा करता है कि उसे हर प्रकार की सुख सुविधा मिलेगी, जैसे आरामदायक आवास, वाहन तक की सुविधा या हर प्रकार की विलासिता, तो सचमुच उन्हें कुंभ मेले में नहीं आना चाहिए। कुंभ मेला उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ घूमने या दिखावा करने आते हैं। जो लोग केवल मनोरंजन या मौजमस्ती के लिए कुंभ मेले में आना चाहते हैं, वे इसे दूर से टीवी या मोबाइल पर न्यूज़ की तरह देखकर संतोष कर सकते हैं। कुंभ का अनुभव करने का मतलब है अपनी इच्छाओं और सुविधाओं को पीछे छोड़कर एक साधक की भांति पवित्र गंगा स्नान के माध्यम से आत्मशुद्धि के मार्ग पर चलना। कुंभ मेला केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक मूल्यों और आत्मानुभूति का एक महान पर्व है। इसे उसी भावना के साथ समझना और अनुभव करना चाहिए। प्रयागराज कुंभ मेले में भीड़ और प्रबंधन की हकीकत। थेंड न्यूज़ ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया है कि प्रयागराज के कुंभ मेले में इतनी भारी भीड़ है कि पुलिस भी इसे नियंत्रित करने में मुश्किल महसूस कर रही है। उन्होंने जगह जगह बैरिकेड्स गिरते हुए और पुलिस को लोगों से सतर्कता बरतने की अपील करते हुए दिखाया है। मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऐसा हर बड़े मेले में होता है, खासकर जब भीड़ का अनुमान वास्तविक संख्या से अधिक हो जाता है। जब भारी संख्या में लोग किसी मेले में हिस्सा लेने आते हैं, तो कोई भी व्यवस्था 100% सफल नहीं हो सकती। यह अधिकतम 99% तक सफल हो सकती है, लेकिन 100% पूर्ण प्रबंधन संभव नहीं है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में प्रशासन को दोष देना उचित नहीं है। यह भीड़ में शामिल लोगों के व्यवहार और अनुशासन पर निर्भर करता है कि स्थिति कैसी बनी रहती है। जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार के प्रबंधन का सवाल है, अब तक उन्होंने किसी भी व्यवस्था में कोई कमी नहीं दिखाई है। मेले में आवश्यक इंतजाम पूरी तरह से किए गए हैं। जब भीड़ अपेक्षा से अधिक होती है, तो इस तरह की शिकायतें होना स्वाभाविक है। इसे व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि परिस्थिति का स्वाभाविक परिणाम समझा जाना चाहिए। सरकार और प्रशासन ने अपनी ओर से हर संभव कोशिश की है, लेकिन अंतिम रूप से यह मेले में आने वाले लोगों की जिम्मेदारी है कि वे संयम और अनुशासन बनाए रखें ताकि मेले का उद्देश्य पूर्ण हो सके। 4 टेंट का किराए का मुद्दा। 16,000 रुपए तक टेंट का किराया होने की बात सामने आई। मेरी टिप्पणी, महाकुंभ जैसी विशाल सभा में डिमांड और सप्लाई का नियम लागू होता है। इन सीजन में सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। हालांकि ऑफ सीजन में ये कीमतें 10 से 20% तक कम हो जाती हैं। फुटफॉल अप्रत्याशित रहा है और सरकार ने अपनी तरफ से हर संभव व्यवस्था की है, लेकिन कोई भी प्रबंधन 100% फुलप्रूफ नहीं हो सकता। बाइक किराया, मोने मारवाड़ी के इंस्टाग्राम पोस्ट पर आधारित विश्लेषण। मोन मारवाड़ी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा कर रहे हैं जिसमें एक महिला रात के समय एक मोटरसाइकिल वाले से 1.5 किलोमीटर का किराया 500 रुपए मांगते हुए दिखा रही है। यह दृश्य एक बार फिर वही पुरानी सच्चाई सामने लाता है कि किराया हमेशा डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। दिन के समय यह किराया 100 से 150 रुपए हो सकता है, लेकिन रात में जब अधिकतर मोटरसाइकिल वाले अपने घरों की ओर लौट चुके होते हैं, तो जो लोग रात में सेवा प्रदान कर रहे होते हैं, वे अधिक पैसे मांगते हैं। यह बात हम सभी ने अपने जीवन में कई बार महसूस की है कि रात के समय परिवहन खर्च बढ़ जाता है
और जब भी सेवाओं की मांग अधिक होती है तो उनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं। अब यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, तो वे इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते। असल में यदि ऑटो या टेम्पो को मेला क्षेत्र में घुसने की अनुमति मिल जाए तो ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो जाएगी, जिससे लोग संगम तक पहुंचने में घंटों बिता सकते हैं। साथ ही प्रदूषण स्तर भी बहुत बढ़ जाएगा, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार कभी नहीं चाहती, क्योंकि यह मेला 144 साल में एक बार आता है और हर जीवित व्यक्ति को इस पवित्र समय में संगम स्नान करने का केवल एक ही मौका मिलता है। इसलिए यदि मेला स्थल पर ऑटो या अन्य वाहनों को अनुमति मिलती तो न केवल यातायात व्यवस्था बिगड़ेगी बल्कि यह पवित्र यात्रा भी प्रभावित होगी। यूपी सरकार इस बात को समझती है और इस दिशा में उचित व्यवस्थाएं करने का प्रयास कर रही है, ताकि श्रद्धालुओं को अधिक परेशानी न हो और मेला आयोजन का उद्देश्य और धार्मिक महत्व बना रहे। 5 ममता तिवारी, अंजना बेबी ऑन इंस्टाग्राम का सावधानी भरा संदेश। ममता तिवारी, जो इंस्टाग्राम पर अंजना बेबी के नाम से जानी जाती हैं, ने इंस्टाग्राम पर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने बताया कि प्रयागराज में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सभी को अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि ठंड की वजह से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 3000 लोग बीमार हो गए हैं और 37 मरीजों की गंभीर हालत के चलते उन्हें अन्य अस्पतालों में रेफर किया गया है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि लोगों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खासकर 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को। संगम के पास का इलाका एक खुला नदी क्षेत्र है, जहां ठंड का असर और भी ज्यादा महसूस होता है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसलिए सावधानी बरतना अति आवश्यक है। ठंड से बचाव के लिए उचित गर्म कपड़े पहनें, ठंडे पानी से बचें और ठंड से जुड़ी किसी भी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज न करें। अपनी तीर्थ यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य और सावधानी को प्राथमिकता दें। 6 रेलवे स्टेशन की भीड़ चाहर चौधर। भीड़ इतनी है कि चलने की जगह नहीं है। मेरी टिप्पणी महाकुंभ में यह भीड़ दिखाती है कि हमारी सनातन संस्कृति कितनी समृद्ध और लोकप्रिय है। हालांकि प्रशासन को रेलवे स्टेशन पर बेहतर भीड़ प्रबंधन के उपाय करने चाहिए। पुजारियों का भुगतान न होना। न्यूज टाइम नेशन की इंस्टाग्राम न्यूज के अनुसार 1200 पुरोहितों को इस महाकुंभ मेले में अनुष्ठान और यज्ञ करने के लिए बुलाया गया था और उन्हें सरकार की ओर से 51,000 रुपए देने का वादा किया गया था। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें अभी तक यह राशि नहीं दी गई है, जिससे सभी पुरोहित काफी परेशान हैं। मैं सरकार से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि वे जो वादा किया था उसे जल्द पूरा करें और इन पुरोहितों को उनके घर जाने की अनुमति दें। यह एक महत्वपूर्ण मामला है और सरकार को अपने वादे को शीघ्र पूरा करना चाहिए ताकि इन पुरोहितों को राहत मिल सके। गंगा में गंदा पानी छोड़ा जाना। एशियन स्काई न्यूज। एशियन स्काई न्यूज ने इंस्टाग्राम पर दिखाया है कि दरगंज के नागवासी मंदिर के पास पूरे प्रयागराज शहर का गंदा पानी बिना फिल्टर किए नालों से रात के समय गंगा नदी में छोड़ दिया जा रहा है। यूपी सरकार ने इस महाकुंभ मेले में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन इस प्रकार की लापरवाही बिल्कुल अस्वीकार्य है। हम सरकार से निवेदन करेंगे कि इस गंभीर समस्या पर तुरंत ध्यान दिया जाए। संबंधित विभाग को इस समस्या का समाधान निकालने का निर्देश दिया जाए और जो अधिकारी इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। यह न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वच्छता के लिए भी महत्वपूर्ण है। 7 नकली साधु और नागा साधुओं की भूमिका। कैलाश खेर का महाकुंभ में नागा साधुओं द्वारा नकली साधुओं को पकड़ने का दृश्य।
कैलाश खेर ने महाकुंभ मेला में नागा साधुओं द्वारा एक नकली साधु को पकड़ते हुए एक दृश्य प्रस्तुत किया है। इस दृश्य में नागा साधु के गुरु द्वारा यह कहा जाता है कि यह व्यक्ति गलत उद्देश्य से महाकुंभ में आया है। इस नकली साधु को भेजने वालों का उद्देश्य महाकुंभ में कोई गलत काम करके इस महाकुंभ को देश विदेश में बदनाम करना था और आरोप यह लगाया गया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेले का सही तरीके से प्रबंधन नहीं किया। यह स्थिति महाकुंभ जैसे विशाल धार्मिक आयोजन में घातक हो सकती है, क्योंकि ऐसे नकारात्मक प्रचार से न केवल मेले की छवि प्रभावित होती है, बल्कि यह पूरे देश और सनातन धर्म के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि नागा साधुओं का इतिहास और उनके योगदान को भारत और सनातन धर्म की रक्षा में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नागा साधुओं ने हमेशा देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया है और उनकी वीरता व संघर्ष हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अगर आप नागा साधुओं के रहस्यमय और गहरे इतिहास के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल धर्म संकट पर एक विशेष वीडियो उपलब्ध है। इस वीडियो में नागा साधुओं की भूमिका पर चर्चा की गई है, जिसमें राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में उनके योगदान को भी उजागर किया गया है। कैसे मुगल शासनकाल में नागा साधुओं ने राम जन्मभूमि की जमीन को मुगलों से मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया, यह भी इस वीडियो में विस्तार से बताया गया है। आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा इस नकली साधु को पकड़कर नागा साधुओं ने पुलिस को सौंप दिया है और अब यूपी पुलिस इसकी साजिश का खुलासा करेगी। इस घटनाक्रम से यह भी स्पष्ट होता है कि नागा साधु न केवल धार्मिक संत हैं, बल्कि वे समाज की सुरक्षा और रक्षा में भी अहम भूमिका निभाते हैं। 8 दुकानों का किराया और व्यापार। मेले में दुकान किराया अधिक बताया गया। देवराज खरोल ने इंस्टाग्राम पर महाकुंभ मेले के परिसर में एक छोटी सी दुकान का 33 दिन का किराया 1,60,000 रुपये बताया है। यह पूरी तरह से डिमांड और सप्लाई के फॉर्मूले पर निर्भर करता है। अनुमानित रूप से संगम स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 45 करोड़ से ज्यादा होने की संभावना है। ऐसे में वहां दुकान खोलने वालों को अच्छी कमाई होनी तय है। इसलिए दुकानों के किराए पर लेने वालों की संख्या दुकानों से ज्यादा होने के कारण जिन्होंने ज्यादा किराया देने का प्रस्ताव स्वीकार किया, उन्हें दुकान आवंटित की गई है। यह एक सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया है, जहां मांग अधिक होने पर आपूर्ति के हिसाब से मूल्य निर्धारण होता है। परंतु ऑफ सीजन में यही किराया 10 से 20% तक कम हो जाता है। इसके साथ ऐसे मेले स्थानीय व्यापार को पुनर्जीवित करने का शानदार अवसर प्रदान करते हैं। नीम की दातून का व्यापार। महाकुंभ में नीम की दातून का व्यापार खूब फल फूल रहा है। नीम का दातुन स्वावलंबन, परंपरा और एक अनोखा अनुभव। नीम का दातुन भारतीय परंपरा और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां इसे दांतों की सफाई के लिए उपयोग किया जाता है। कुंभ मेले के संदर्भ में नीम का दातुन न केवल परंपरा का प्रतीक है, बल्कि यह कई लोगों के लिए आजीविका का एक साधन भी है। जीवनश्री समिति JSM के संस्थापक ने प्रभावशाली व्यापार का महत्व समझाते हुए कहते हैं, यह भिक्षा मांगने से बेहतर है। ये लोग मेहनत करते हैं और ईमानदारी से अपना जीवन यापन करते हैं। मेले में नीम के दातुन का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि मेला प्रबंधन ने गंगा नदी में टूथपेस्ट का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में दातुन एक वैकल्पिक और पर्यावरण अनुकूल साधन बन जाता है, जिसे श्रद्धालु बड़े पैमाने पर अपनाते हैं। नीम का दातुन बेचने वाले श्रमिक, जो अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आते हैं, इस साधारण व्यापार के माध्यम से न केवल अपनी रोजी रोटी कमाते हैं,
बल्कि समाज में स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। खास बात यह है कि दातुन का उपयोग करना उन युवाओं के लिए एक अनोखा अनुभव हो सकता है जिन्होंने कभी इसका उपयोग नहीं किया है। उनके लिए यह जीवन में एक बार मिलने वाला यादगार अनुभव होगा। यह कुंभ के प्रति उनकी स्मृतियों को और भी गहरा कर देगा। नीम के दातुन से दांत साफ करना न केवल परंपरा से जुड़ने का एक तरीका है, बल्कि यह इस ऐतिहासिक मेले का हिस्सा बनने का भी एक अनोखा मौका है। साथ ही यह ध्यान देने योग्य बात है कि वर्तमान पीढ़ी के लिए यह अंतिम महाकुंभ है, क्योंकि अगला ऐसा महाकुंभ वर्ष 2169 में होगा। इस लिहाज से यह कुंभ मेला हर किसी के लिए जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। जो लोग मेले में आए हैं वे इस दातुन के अनुभव को एक बार जरूर आजमाएं और इसे जीवन भर की अनमोल स्मृति के रूप में संजोएं। तो आइए इस परंपरा को अपनाएं, इसे जिएं और महाकुंभ के इस अद्भुत अनुभव को अपने दिल में सहेजकर वापस जाएं। टाइम्स नाउ नवभारत की इंस्टाग्राम पर एक खबर वायरल हो रही है जिसमें महाकुंभ के श्रद्धालुओं से भरी ट्रेन पर असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थरबाजी की गई है। यह घटना आसनसोल में तप्ती गंगा एक्सप्रेस के B6 कोच में हुई, जिसमें B6 ऐसी कोच की कई खिड़कियों के शीशे टूट गए और श्रद्धालुओं में दहशत फैल गई। ऐसी घटना की कड़ी निंदा की जानी चाहिए और सरकार को महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों की सुरक्षा को बढ़ा देना चाहिए। जहां यह पत्थरबाजी हुई है वहां 1 से 2 किलोमीटर के अंतराल पर सिग्नल और ट्रैक प्रबंधन के लिए कर्मचारी तैनात किए गए हैं, तो उन्हें इस घटना की सूचना क्यों नहीं मिली? इसकी गहन जांच की जानी चाहिए और असामाजिक तत्वों का पता लगाकर उन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मेरी नानी की कहानी प्रेरणा का स्रोत। दोस्तों, जब मैं कुंभ की कठिन परिस्थितियों के बारे में सुनता हूं तो मुझे मेरी नानी की कहानी याद आती है। वह हमें बताती थीं कि जब भी कोई कठिनाई आती है उसे स्वीकार करना और समाधान ढूंढना ही हमारे धर्म का सच्चा पालन है। महाकुंभ में आने वाले हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि वह यहाँ एक आध्यात्मिक यात्रा पर है। सुविधाओं के अभाव को सहन करना और सकारात्मकता बनाए रखना ही महाकुंभ की सच्ची भावना है। और भी बहुत सारे इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो हैं, लेकिन उनमें से जो मुझे लगता है कि मैं अच्छे तरीके से समझा सकता हूं, मैंने केवल उन्हीं को इस विश्लेषण में सच्चाई के रूप में बताया है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैं मूल रूप से रीवा शहर का रहने वाला हूं, जो प्रयागराज के संगम से लगभग 135 किलोमीटर दूर है। मेरा बचपन ननिहाल में बीता है। जब से होश संभाला है मैंने 1965 से लेकर 1983 तक, जब तक नानी नाना जी के स्वर्गवासी होने के बाद, हर साल कुंभ मेला में 1 महीने का कल्पवास करने जाना देखा है। कल्पवास, जैसा कि मैं समझता हूँ, एक प्रकार की तपस्या मानी जाती है जो मोक्ष प्राप्ति के लिए की जाती है, ठीक वैसे जैसे साधु लोग एकांतवास में अपने अपने आश्रमों में यम और अंडीरन नियमित तपस्या करते हैं। उनका कहना था कि 1 महीने का कल्पवास साधुओं द्वारा किए गए 1 साल के तपस्या के बराबर होता है। कई बार जब वे कल्पवास से लौटकर आती तो हमें अपने अनुभव बताती। उनका कहना था कि वे पूरे 1 महीने कड़कड़ाती ठंड में खुले आकाश के नीचे सोती थीं, क्योंकि साधु संतों के अखाड़ों में जगह भर जाने के कारण उन्हें खुले में ही अपना डेरा लगाना पड़ा। मेरी नानी कभी भी कोई मूल्यवान वस्तु लेकर कुंभ मेला नहीं जाती थीं। उनके पास से दोनों तरफ के बस किराए को एडवांस में दे दिया जाता था। मेरी नानी एक लकड़ी का गट्ठर, एक तवा, एक परात, एक लोटा, पीढ़ा, बेलन, तात्कालिक सामग्री जैसे आटा, दाल, चावल, नमक, तेल, राशन के रूप में और बिस्तर व एक कंबल लेकर ही जाती थीं। और उनके दिन का नित्यक्रम इस प्रकार होता था।
उनका दिन सुबह 4 बजे उठकर गंगा में स्नान करने और पास के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद साधुओं का भजन और सत्संग सुनने और खुद के लिए खाना बनाने में व्यतीत होता था। यह पूरी प्रक्रिया उनके लिए एक अहम आध्यात्मिक अनुभव था। तो आज जो श्रद्धालु जाते हैं उनमें से 99% को यह भी नहीं पता होता कि जितनी कठिनाई से उन्होंने गंगा नदी और संगम में स्नान किया है उतना ही लाभ उन्हें उनके आने वाले जीवन में मिलेगा। बाकी यह सब आस्था का विषय है और हो सकता है कि कई लोग मेरी बातों से सहमत न हों, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैं 65 साल का हूं और जो भी मैंने अब तक सीखा है वह मेरे व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है। यह जरूरी नहीं कि मेरी बातें सभी को सही लगें, लेकिन यह मेरी व्यक्तिगत यात्रा का सच है। लेकिन मैं भी गंगा में संगम स्नान का इस महाकुंभ का मोह नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यह मेरे जीवन का अंतिम महाकुंभ है जो 144 साल बाद आया है और एक सनातनी हिंदू होने के कारण मेरी इसमें गहरी आस्था है। मैं इस समय बेंगलुरु में रहता हूं। मैं 23 फरवरी को प्रयागराज पहुंचकर 24 फरवरी को प्रातः संगम में स्नान जरूर करूंगा। आप सभी भी जो इस महाकुंभ का आशीर्वाद पाने के इच्छुक हैं, अपना प्लान अब से ही बना लें। साथ ही गूगल से कहाँ रुकना है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, खाने पीने, ठहरने आदि की प्लानिंग पहले से कर लें, ताकि जो लोग आज थोड़ी अव्यवस्था को लेकर परेशानी महसूस कर रहे हैं वैसी स्थिति का सामना आपको न करना पड़े। मेरे विश्लेषण और वीडियो का जिक्र। मैंने अखाड़ा संस्कृति, नागा साधुओं और महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर पहले से कई वीडियो बनाए हैं। आप इन वीडियो को मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हम सनातन संस्कृति और इसके पहलुओं को उजागर करते रहें। धन्यवाद। जय सनातन, जय धर्म।